नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे साथ है देश न्यूज की महिला शक्ति। आज हम बात करने जा रहे हैं देश में बड़ा परिवर्तन, देश में एक शुरुआत, नई संसद भवन से नई शुरुआत, नया विधेयक, और वह विधेयक है महिला शक्ति के लिए। कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह देवी जो शक्ति का स्वरूप है, वह में देवी, वह शक्ति जो अपने आप में परिपूर्ण है, आज उसके लिए जो किया गया है पिछले 3 दिन विशेष सत्र में जो हुआ है, उसकी परिणति देश में दिखने लगी है। और वह परिणति जहां सड़कों पर दिख रही है, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, महिलाओं के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। महिला शक्ति की बात कहा गया, कल जब राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तब कहा गया कि यह महिला शक्ति की सदी है, महिलाओं की सदी है। हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि देश न्यूज की महिला शक्ति, वो महिला एंकर्स सारी आपके साथ हैं इस विषय को लेकर के। और सबसे पहले स्नेहा, क्या महिला शक्ति के लिए जो कुछ किया जा रहा है, जो बात आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के चरण स्पर्श कर रहे हैं, और महिलाओं के लिए देश की नई संसद में नया विधेयक, नई शुरुआत, महिला सशक्तिकरण की बात, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है। इसमें जो समीकरण अब तक बने हैं, जो सारी चीजें सामने आई हैं, ये वास्तविकता है कि, हालांकि इसमें एक चीज और है जिस पर हम परिचर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इसकी वास्तविकता और इसकी तथ्यात्मकता क्या है? देखिए, ये जो महिला शक्ति बिल लोकसभा में पास हुआ जी, उसके बाद राज्यसभा में इसकी चर्चा हुई, राज्यसभा में पास हो गया। जी, विशेष सत्र अगर इसी के लिए स्पेसिफिकली बुलाया गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी देश की महिलाओं के लिए, जी, क्योंकि विशेष सत्र इसलिए बुलाया जाता है कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट अगर चीज हो उसके लिए डिस्कशन करना हो, उस टॉपिक पे विशेष सत्र को बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 3 दिन के विशेष सत्र की बात करें, 3-4 दिन में जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ महिला बिल को ही लेकर हुआ। तो यहाँ पर हम जाहिर तौर पे सामने बिल्कुल तस्वीर दिख रही है कि यहाँ पर महिलाओं को, भारत में महिलाओं को जरूर प्राथमिकता देने और उनको आगे बढ़ने की बात की जा रही है और उनको सशक्त करने की भी बात हो रही है। ठीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला सदन के अंदर महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, उसके लिए विधेयक पारित किया गया धर्मेश। लेकिन यहाँ एक सवाल यह है कि यह विधेयक जब जनगणना हो जाएगी, परिसीमन लागू हो जाएगा, तब महिलाओं की संख्या आने वाले चुनाव में बढ़ाई जाएगी। जी, पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई है, कहा गया है कि जब ऐसा होना था, क्योंकि सदन में भी विपक्ष की ओर से यह बात आई है कि इसके लिए विशेष सत्र आहूत करने की आवश्यकता नहीं थी। यह जो अभी मानसून सत्र बीता है उसमें ये चीज हो सकती थी, आने वाले शीतकालीन सत्र में यह बात, इस पर चर्चा हो सकती थी। अभी जो बात कही जा रही थी, जैसा कि पहले भी जब चर्चा हुई तो हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने कहा था कि कोई मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, और ये वो मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि महिला, क्योंकि स्वाभाविक बात है, कहते हैं कि बीज लगाया है, फल आने में समय लगेगा, लेकिन पेड़ तो तैयार हो गया, पेड़ की छाया तो मिलेगी। फल अभी भले ही नहीं मिलेंगे, फल 2029 से मिलेंगे, लेकिन उसकी छाया तो मिलेगी। तो राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि जब जनगणना हो जाएगी, परिसीमन लागू हो जाएगा, परिसीमन के बाद में महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, सीटें बढ़ जाएंगी, तब ये चीज सामने आएगी। तो ऐसी स्थिति में कि सिर्फ पेड़ों की जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनावों में इसकी परिणति देखने मिले, महिलाओं का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़े, ये एक परिदृश्य हो सकता है इस अधिनियम का। जी बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि ये बिल इस वक्त लाया गया है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए सोचा, और जैसा कि बताया जा रहा है 27 साल से ये बिल अटका हुआ था, अब जाके ये पारित हुआ है, पास हुआ है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हुआ है। और कहीं ना कहीं महिलाओं का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्राथमिकता है, ये देखना बड़ी दिलचस्प बात है। विपक्ष जिस तरह से हंगामा लगातार करता जा रहा है, हर बात पे वो हंगामा कर रहा है, कभी कोटे के अंदर कोटे की डिमांड कर रहा है, कभी नाम को लेकर उन्हें आपत्ति है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बिल लाया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाया है। और अगर इसकी छाया हमें बाद में, जैसे छाया अभी मिल रही है, कोई भी नियम बनाया जाता है, कोई भी अधिनियम बनाया, उसके कई जैसे टेस्ट होते हैं, कई पड़ाव होते हैं, एक एक करके उन्हें पार किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत सारी चीजें इस पे सोची होंगी कि इसमें क्या और अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, तो उन्होंने सारी रणनीति तैयार करने के बाद ही इसे लाया है। और 2029 में जैसा कि कहा जा रहा है, तो इसका लाभ महिलाओं को कहीं ना कहीं मिलेगा। और वर्तमान में महिलाएं इस बात को सोचकर, इस अधिनियम के तहत ये सोचकर भी खुश है कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसी है जो महिलाओं के विषय में सोच रही है, निर्णय ले रही है और आगे बढ़ रही है। सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, या एनडीए नीति जो सरकार है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं,
वो सरकार महिलाओं के विषय में सोच रही है। और जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ उत्तराखंड में भी सरकार है, तो वहाँ महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दिव्या, एक सवाल है जी। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह कर रही है, विपक्ष की ओर से कई इसमें और मांग पर मांग रखी गई है, लेकिन यहाँ एक बात है कि 3 दशक से यह अधिनियम पेंडिंग था, यह इस पर चर्चा नहीं हो पा रही थी। राज्यसभा में पहले पारित हो गया, फिर लोकसभा में आया, वहां पर यह गिर गया था। लेकिन यहाँ एक बात है कि विपक्ष ने जो बातें कही हैं कि इसमें भी कोटा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के जो सामने आ रही है कि क्या महिलाएं सशक्त हो पाएंगी। और फिर जैसे कि हम अखबारों में पढ़ते हैं, पहले भी एक शब्द मैंने कही थी कि हमने पार्षद पति का नाम सुना है, विधायक पति का नाम सुना है, पंचायत पति का नाम सुना है। आज ही कुछ अखबारों में भी ऐसी खबर है कि महिलाएं जो पार्षद हैं वो गई हैं और वो सर झुकाए बैठी और सदन में उनके पति बोल रहे हैं या फिर वहां परिषद में उनके पति बोल रहे हैं। वास्तव में केवल यह जो विधेयक है, यह विधेयक ही महिलाओं को सशक्त बनाएगा, यह कानून सशक्त बनाएगा, या फिर महिलाओं को खुद सशक्त बनने की आवश्यकता है? देखिए, महिलाओं को सशक्त बनने की तो बेहद आवश्यकता है, ये तो बहुत ज़रूरी है। और इस बिल से कहीं ना कहीं महिलाएं सशक्त भी होंगी। और विपक्ष जो है वो तो ओबीसी कार्ड भी खेल रही है। हाँ। कहीं ना कहीं सोनिया जी का भी बयान आया था ओबीसी कार्ड को लेकर, तो विपक्ष अब इसका समर्थन नहीं कर रही है, ये तो कोई निर्णय नहीं होता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सभी पार्टी मिलकर ये आरक्षण लेकर आई है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने जो है ये बड़ा फैसला लिया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए लिया है। तो महिला सशक्तिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और महिला खुद ही सशक्त होना चाहिए। और पंचायत में जैसे महिला सरपंच पति होते हैं, हाँ। या विधायक पति होते हैं जैसे वो बोलते हैं, तो महिलाओं को यहाँ सशक्त खुद होना पड़ेगा। अपने पति को आगे ना करते हुए सदन में खुद की आवाज रखनी पड़ेगी, तो वो खुद सशक्त हो पाएंगी। महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा, यह कानून उन्हें सशक्त बनाने में सहयोग करेगा। लेकिन यदि महिलाएं अपनी प्रवृत्ति में ही परिवर्तित करेंगी, अपनी जो उनकी प्रवृत्ति है कि हाँ, क्योंकि पहले चर्चा में एक बात आई थी कि पुरुष प्रधान समाज है, यह जब वर्ण व्यवस्था बनी, बीते कई हजार वर्ष पहले की बात की, जब वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया तो उसकी एक अलग व्यवस्था थी। और उस समय से कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता जो रही है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष प्रधान सभ्यता रही है, लेकिन नारी की पूजन होती रही है। इसलिए एक बात यहाँ पर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यक्रम को, हर योजना को एक इवेंट बनाती है। जी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कि ये इवेंट की पार्टी है, ये इवेंट मैनेजमेंट करती है। देखा भी हमने कि बहुत सारी खबरें आई हैं कि क्योंकि आज़ादी के बाद से 7 दशकों में लोगों को नौकरियां दी गई, सरकारी नौकरियां लगी, लोगों ने परीक्षाएं पारित की हैं, परीक्षाएं पास की हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने क्रैक किए हैं, इंटरव्यू हुआ है, उनका चयन हुआ, जाकर नौकरी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2023 से एक नया समीकरण आया। वो ये आया कि जिन लोगों को सरकारी नौकरी लग रही है, उन सरकारी नौकरी का जो उनका नियुक्ति पत्र है, वो एक इवेंट आयोजित किया गया राज्य वाइज, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, हर राज्य में जी। एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें उन लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये एक इवेंट बनाया गया। जैसे सदन में चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई, विधेयक पारित हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, महिलाओं को बुलाया गया, प्रधानमंत्री आते हैं, महिलाओं को चरण स्पर्श करते हैं, महिलाएं वहां आती हैं, ढोल नगाड़ों पर नृत्य होता है, अपनी खुशी प्रदर्शित करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यह कानून पारित किया, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने कानून पारित किया, सदन में पारित हो गया। अब उसको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके यह श्रेय लेना या फिर अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाना कि हाँ ये मैंने किया, ये हमने किया है, ये कितना जायज है? देखिए, जब 27 साल से ये बिल अटका हुआ था और अगर इस पे सदन में चर्चा हुई है, लोकसभा राज्यसभा में इसको लेके चर्चा हुई है, तो ये जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो पीठ ये जनता ही थपथपा रही है। बात रही इवेंट की, जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इवेंट क्रिएट करती है हर मुद्दे को लेकर, तो इसके पहले जो सरकार, जितनी भी सरकारें रही हैं, वो क्यों नहीं क्रिएट कर पाई इवेंट? उनको कोई रोका तो नहीं इवेंट क्रिएट करने के लिए? अगर इनकी जो लोग हैं, जनता है, उनको जानकारी देने के लिए अगर ये इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह ले सकते हैं। पूरे देश ने देखा कि क्या क्या चर्चाएं हुई हैं सदन में और किसने क्या कहा है, किसने क्या मांग रखी है। वहां पर सुप्रिया सुले ने क्या कहा है इस विषय को लेकर के, सोनिया गांधी ने क्या कहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा है, इन सब चीजों को पूरे देश ने देखा है। और आज संचार के माध्यम इतने सशक्त हैं, चाहे मोबाइल पर हो या टीवी पर हो, सारी चीजें लाइव चली हैं। उसके बाद जब बिल पारित हो गया
तब ठीक है। श्रेय लेना कि अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाना। मेरा सवाल यह है कि सबको पता है, अखबारों में छप गया है, चैनलों पे चल गया है, हमने खुद उसको एक हाईलाइट करके दिखाया है कि विधेयक पारित हो गया है और इतने मत मिले हैं, दो वोट उसके विपक्ष में पड़े थे, इतने मत उसके पक्ष में पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त रखी। ये सारी चीजें जनता को दिखाई गई हैं और सब कुछ जनता जानती है। बिल पारित हो जाने के बाद, लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हो जाने के बाद, भारतीय जनता यदि ये ऑर्गेनाइज करना था किसी सार्वजनिक स्थल पर, किसी ऐसी जगह पर जहां महिलाएं एकत्रित होती, किसी महिला कॉलेज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना, सवाल तो इस पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दिल्ली में ये इवेंट रखा गया है। बात यहाँ महिलाओं की थी। हाँ। तो वहां पे आप ज्यादातर देखें तो वहां पे महिला ही हैं। हाँ। वहां पे महिलाओं की ही चर्चा हो रही है और महिला से ही पीएम मोदी जाके मिल रहे हैं। हाँ। तो अब ये जो है उनका इस तरीके से इवेंट क्रिएट करना, हो सकता है उनकी एक क्रिएटिविटी हो महिलाओं से मिलने का। हाँ। क्योंकि महिलाओं का बिल था और महिलाओं से उनको हो सकता है बात करनी हो। और अगर इसमें एक और बात निकल कर आती है कि हो सकता है वो महिलाओं के अंदर की कुछ बातें जानना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती हैं। अगर उसमें जैसा कि कहा गया है कि इसमें परिसीमन होगा, जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तो हो सकता है वो मिल के और लोगों महिलाओं की राय जानने की कोशिश कर रहे हों और उसके बाद फिर इसमें कुछ चर्चाएं हों। ठीक है, एक बड़ा सवाल जो इस पूरे महिला विधेयक को लेकर के, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया, सारी चीजें, धर्मेश यहाँ एक सवाल आ रहा है। पहले चर्चा हुई, एक बात आई कि आज जैसे हमने देखा कि परिसीमन हुआ, मध्य प्रदेश की सीटों पर हुआ, अन्य राज्यों की सीटों पर हुआ, या पंचायत चुनावों में परिसीमन हुआ। जब सदन में चर्चा हो रही थी तब सोनिया गांधी ने कहा कि पंचायती राज में आज पूरे देश में 15 लाख महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। 15 लाख वो महिलाएं जो सरपंच हैं, जन परिषद के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, जो भी हैं, वो 15 लाख महिलाएं हैं पूरे देश में। ये सोनिया गांधी ने कहा कि ये उनके पति राजीव गांधी की देन है, क्योंकि उन्होंने महिला आरक्षण की बात की थी। यहाँ एक बात आ रही है कि आज ये विधेयक लागू हो गया है, परिसीमन हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी 2029 के लोकसभा चुनाव में, या फिर उसके पहले कुछ राज्यों के 27 के बाद जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये बात लागू हो जाएगी। वहां महिला सीटें बढ़ जाएंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी सीटें। लेकिन क्या वो महिलाएं जो आज गृहिणी हैं, जो आज हाउसवाइफ कहलाती हैं, वो महिलाएं जो आज वर्किंग वुमेन कहलाती हैं, वो महिलाएं जो आज समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, जो केवल अपने दायरे में सिमटी हुई हैं, उन महिलाओं को मौका मिलेगा? या फिर कोई राजनेता है, कोई नेता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कि हाँ, यदि आज एक पुरुष विधायक है और यदि वह सीट आरक्षित हो जाती है, उस सीट पर महिला आरक्षण हो जाता है कि यहां से केवल महिलाएं चुनाव लड़ पाएंगी, तो उसी परिवार की महिलाएं ही लड़ेंगी चुनाव में, वो सामने आएंगी। यदि ये तस्वीर सामने आएगी आने वाले समय में, हम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी, तो फिर क्या इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम की औपचारिकता रह जाएगी, इसका औचित्य रह जाएगा? जी सूरज जी, जैसा कि आपने बताया, शुरुआत में यही होगा कि राजनेताओं की जो पत्नियां हैं, नेताओं की जो पत्नियां हैं, शुरुआत में उन्हें ही आगे किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में भी बहुत सारी जगह ऐसी है, ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती हैं, हिचकती हैं, कहीं ना कहीं उन पर परिवार की बंदिशें होती है, परिवार से पूछ के ही वो बाहर निकल पाती है। तो शुरुआत के कुछ सालों तक तो यही चलेगा कि राजनेताओं की पत्नियों को ही मौका मिलेगा। लेकिन धीमे धीमे परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, महिलाएं घर से बाहर निकलेगी। जैसे पहले वर्किंग वुमन बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज वर्किंग वुमन आगे बढ़ रही है, वो देश में सहयोग कर रही है, जीडीपी में सहयोग कर रही है। उसी तरह कहीं ना कहीं ये बिल आ रहा है, तो इस बिल के आने पर महिलाएं सशक्त बनेगी, वो आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो सदन में उनकी जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। सदन में संख्या बढ़ जाएगी, मतलब राजनीति में महिलाओं की सक्रियता बढ़ जाएगी, राजनीति में उनकी प्रतिभागिता बढ़ जाएगी। दिव्या, एक सवाल है जी। ये जो महिला विधेयक आया है, महिला आरक्षण विधेयक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है, ये केवल और केवल सदन में, मतलब चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, या फिर जो अन्य निचले सदन होंगे, चाहे ग्राम पंचायत स्तर तक की ही हम बात कर लें, यहाँ पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, महिलाओं की सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन क्या इस अधिनियम में कुछ और बातें शामिल की जा सकती थी कि उन्हें शासकीय नौकरी में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया जा सकता था,
कुछ और तरह की रियायतें दी जा सकती थी, जैसे कि आज है कई राज्यों में ये चीज़ लागू है कि 5 वर्ष की आयु का उनको आरक्षण दिया जाता है। महिलाएं जब नौकरी के लिए फॉर्म भरती हैं, शासकीय नौकरी के लिए फॉर्म भरती हैं, या किसी और तरह से जो लाभ देने की बात है, ताकि महिलाएं सदन में उपस्थिति हो। ठीक है, ये बिंदु तो होना चाहिए था। क्या इस अधिनियम में कुछ और ऐसी बातें शामिल की जा सकती थी जिससे वास्तव में महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन वास्तव में वो क्या है, महिलाओं की संख्या बढ़ाने की है, सदन में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की है। लेकिन क्या इस विधेयक में कुछ और ऐसी चीजें आ सकती थी, संभावना थी, जिससे वास्तव में महिलाओं का सशक्तिकरण होता, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से? आज महिला सशक्तिकरण राजनीतिक रूप से हो रहा है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए था। अलग अलग चीज़ें और भी बदलाव होने चाहिए थे जो महिला आरक्षण बिल में ऐड होने चाहिए थे। ये तो रही सदन की बात कि सदन की संख्या बढ़ेगी। हाँ। कहीं ना कहीं इससे भी जो जनता के बीच में महिलाएं हैं जो बाहर नहीं निकल पाती उनके लिए भी लाभ है। जैसे शासकीय नौकरी के लिए महिलाओं के लिए कम आरक्षण होता है, तो कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक दल में महिला आएगी तो वही जो महिलाओं के लिए वही सोच पाएंगी, और हो सकता है कि हाँ इनके लिए आगे जाकर परिसीमन हो, बदलाव हो, हाँ। अलग अलग चीजें इसमें ऐड हो। सशक्त होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं महिलाएं अपनी बात नहीं रख पाती है। हाँ। तो अगर राजनीतिक दल में महिलाएं होंगी तो उनकी भावनाएं समझ पाएंगी, उनके लिए कदम उठा पाएंगी, उनके लिए नई योजनाएं लेकर आ पाएंगी, तो आरक्षण बिल से भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा। और वास्तविकता में इसमें जरूरी है कि हाँ और भी चीजें इसमें ऐड होनी चाहिए थी। हाँ, कुछ और चीज़ों की संभावना बन सकती है। हालांकि अभी संभावना विलुप्त नहीं हुई है, क्योंकि ये बात सामने आ गई है कि 15 वर्ष बाद, ये 15 साल के लिए 15 वर्ष बाद इसमें संशोधन की उम्मीद रहेगी, संशोधन की गुंजाइश रहेगी। लेकिन इसने यहाँ एक सवाल ये आ रहा है, आज प्रदेशों में जातिगत आरक्षण की बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हम जातिगत आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 54% है जी। उनके आरक्षण की बात हुई 27% की, उनकी जनसंख्या के आधार पर उसका 50%। हर क्षेत्र में 50% की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, और सरकारें 50% आरक्षण के लिए कवायद भी कर रही है। राजस्थान में भी ओबीसी आरक्षण की बात हुई कि 6% आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा। ये चुनावी फंडा कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम चुनाव से पहले 6% आरक्षण बढ़ा देंगे। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में आरक्षण की बात हुई, 2023 के चुनाव आरक्षण की बात हो रही है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी यही बात हो रही है। लेकिन इन सब चीजों के बाद मेरा विषय है कि आबादी के आधार पर आरक्षण, जब एक जाति वर्ग विशेष के लेकर के उनकी जाति संख्या को देख करके, उनके मतदाताओं की संख्या को देख करके उस अनुपात में उन्हें आरक्षण देने की बात कही जाती है, तो महिलाएं तो बराबरी में है ना देश में। बिल्कुल 50-50 कहा जाता है कि हम आधे पुरुष हैं आधी नारी हैं देश में। 1-2% का कहीं हेरफेर हो सकता है, लेकिन है तो समानता की बात ना। तो क्या महिलाओं को 33% के आरक्षण से संतुष्ट हो जाना चाहिए? देखिए, अगर मैं यहाँ पे आरक्षण की बात करूँ तो आरक्षण जिस हिसाब से भारत देश में चल रहा है, और जैसे कि अभी महिला बिल में ही आरक्षण पर फिर से आरक्षण की जो मांग हो रही है, वो मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है, अगर ये मेरा ओपिनियन जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जब ST SC OBC जो कोटा है उनको हर चीज़ में आरक्षण मिला हुआ है, और उसके बाद अगर 33% जो है महिलाओं को मिल रहा है आरक्षण, उसके बाद भी अगर हर वर्ग में ये लोग आरक्षण की मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें डिग्रेड होती नजर आएंगी। इसी विधेयक में जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो 33% दिया गया है, इसको क्या 50% करने की संभावना थी कि किया जा सकता था? गुंजाइश थी ऐसा कि यदि जब बराबरी की बात आती है कि कंधे से कंधा मिला के नारियां चल रही हैं आज हर क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी बराबरी का हक मिलना चाहिए था। देखिए, यहाँ पे बराबरी का हक बिल्कुल मिल सकता है। 50% करने में और 33% करने में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा 100 और 150 का तो अंतर है नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम इसको देखें कि 33 से अगर 50% की बात अगर यहाँ पे आई है, तो जाहिर तौर पे वहाँ और महिलाओं को मौका मिल सकता था अगर 50% होगा तो, या फिर होगा आने वाले समय में तो। लेकिन 50% होने के बाद हम ये भी एक सिनेरियो बन सकता है कि अगर 50% हो गया तो बाकी जो मेल हैं, महिलाओं के अलावा जो मेल हैं वहाँ पे, उनकी शायद जो चांसेस हैं हर जगह पे उनके जो या हम सीट की बात करें तो ये जो है वो कम हो सकती हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि फिर
बहुत सी चीजें मिसमैनेज, असमानता हो सकती है उसमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही कहा आपने। चलिए, चूंकि समय की सीमा है, धर्मिष्ठा आपसे अंतिम प्रतिक्रिया इस विधेयक को लेकर के और आज के जो इवेंट हुआ है, जो कार्यक्रम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसको लेकर के आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, और कम शब्दों में उसके बाद मैं दिव्या आपसे भी प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जी सूरज जी, अंतिम प्रतिक्रिया की आपने बात करी है तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि आपने इवेंट वाली बात करी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी महिलाओं को बुला के एक इवेंट किया है। हाँ। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है लोगों के बीच में कि एक छोटे से पद पर बैठने के बाद भी जहां लोगों के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो कमजोर को दबाने की कोशिश करता है। हाँ। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को बुला रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि जब इतने बड़े पद पे होने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के पैर छू सकते हैं, हाँ। तो आप महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से तो देख ही सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है। ठीक है दिव्या। जी, ये महिला सशक्तिकरण जो आया है ये महिलाओं के लिए है और बहुत अच्छी बात है कि ये इवेंट तैयार किया है। इवेंट तैयार करने का मकसद ये था महिलाओं से रूबरू होना, महिलाओं के अंदर की चीजें जानना, उनकी भावनाएं जानना। अगर वहाँ लाखों की तादाद में महिलाएं आई है तो कहीं ना कहीं समर्थन करती है इस बिल का। जरूरी नहीं कि वहाँ सांसद बैठे हो, वहाँ तो आम महिलाएं भी मौजूद है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वे भी समर्थन कर रही है इस बिल का। और आने वाले समय में जो आम जनता के बीच में महिलाएं होती है उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ होगा इस बिल से। तो ये इवेंट होना बहुत ज़रूरी था और अच्छी बात है कि इवेंट रखने के बाद महिलाओं के पैर छुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि धर्मिष्ठा ने बताया है। और बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर छू के नारी सम्मान को आगे बढ़ाया है। नारी शक्ति का सम्मान, नारी शक्ति का वंदन, और जैसा कि बिल का नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यह बिल पारित हो चुका है। और अब इस बिल के बाद, अधिनियम के बाद में नारियों का सम्मान किया जाएगा, महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। स्वाभाविक बात है कि देश में आवश्यकता तो थी, यदि आवश्यकता नहीं होती तो लगभग पिछले 3 दशक से इस अधिनियम पर चर्चा नहीं हो रही होती। ये आया, राज्यसभा में पास हुआ, गिरा, फिर आया, फिर सरकार गिरने के डर से कि कहीं हमारे सहयोगी दल समर्थन वापस न लेने धमकी दी गई, फिर उस पर चर्चा रोक दी गई। चर्चाएं तो थी, चर्चा इसलिए थी कि आवश्यकता थी, और आवश्यकता को महसूस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अधिनियम को पारित किया राज्यसभा और लोकसभा से, और यह अधिनियम लागू होगा। जनगणना हो जाने के बाद, परिसीमन लागू हो जाने के बाद में सदन में, चाहे उच्च सदन हो चाहे निचला सदन हो, यहाँ महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। और इसका एहसास दिलाने के लिए कि अब महिलाएं उपेक्षित नहीं हैं, अब महिलाएं दोयम दर्जे की नहीं हैं, अब महिलाएं केवल और केवल घरेलू महिलाएं, या ये जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि वो केवल और केवल हाउस वाइफ नहीं है, वो सरकार बनाने में, वो कानून बनाने में बराबरी से सहभागिता निभाएंगी और निभाती हैं। इस बात का उन्हें एहसास कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के चरण स्पर्श करके उनको बताया कि आपका कद अब बढ़ चुका है और देश में अब समानता की बात है, महिला और पुरुष लगभग समान हैं और उनकी ताकत बढ़ चुकी है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम भी देश की समस्त नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।